जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं कक्षा 10वीं के नॉन हिंदी का 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए अति आवश्यक है। तो आप इसे ज़रूर देखिए, शुरू से अंत तक देखिए, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं अपने संस्था के स्टूडेंटों के लिए बनाया था, लेकिन मेरा मन हुआ कि आप लोगों तक भी शेयर करूं, इसीलिए मैं आप लोगों के बीच बताने जा रहा हूं। और अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो इतना तो उम्मीद है कि आप 60% नंबर इससे प्राप्त कर सकते हैं। उससे ज़्यादा जितना कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 60% अवश्य प्राप्त करेंगे, इतना हमारा विश्वास है। तो व्यूअर, आप इसे शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। मैं इसमें पूरे 50 क्वेश्चन बताऊंगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी बताऊंगा आपको कि कौन कौन सा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। तो आप इसे शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए, ठीक। तो व्यूअर, आप देखिए पहले क्वेश्चन। ये वीडियो का पार्ट 1 है, मैं पार्ट 2 भी बताऊंगा, आप ज़रूर देखिएगा पार्ट 2 भी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ज़रूर देखिएगा, ठीक। उसके बाद देखिए दोस्तों कि मोहसिन के पास कितने पैसे थे। तो ये, यदि आप दूसरा चैप्टर ईदगाह पढ़े होंगे, प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी है एक, तो आपको पता होगा कि मोहसिन के पास 15 पैसे थे, और ये सबसे ज़्यादा इसी के पास पैसे थे, 15 पैसे, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कर्मवीर कविता के लेखक हैं। तो तीसरा चैप्टर है कर्मवीर। तो कर्मवीर कविता के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ठीक। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर्मवीर पुरुष किस नाम से जाने जाते हैं। तो आपको पता होगा कि कर्मवीर ये भी उसी चैप्टर से लिया गया है। तो कर्मवीर पुरुष युग पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत क्या थे। तो व्यूअर देखिए, बाल गोविंद भगत एक साधु थे। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा कि एक साधु थे, बाल गोविंद भगत एक साधु थे। उसके बाद देखिए व्यूअर 5 नंबर क्वेश्चन है, गंगा स्नान करने बाल गोविंद भगत कितने दूर पैदल जाते थे। तो गंगा स्नान करने के लिए बाल गोविंद भगत 30 कोस पैदल जाते थे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, 30 कोस। उसके बाद देखिए व्यूअर 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रेमचंद रचित कहानी ईदगाह किस पर आधारित है। तो प्रेमचंद रचित ईदगाह आपको बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। बच्चों की ये कहानी है, ये आप भली भांति जानते हैं कि हामिद एक बच्चा है, उसी पर आधारित है। तो ये बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। उसके बाद देखिए दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन है, अमीना किस दिन रो रही थी। तो अमीना उसी चैप्टर का है, ईदगाह का। तो अमीना ईद के दिन रो रही थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, डी, ईदगाह के दिन मतलब ईद के दिन। उसके बाद देखिए दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन है, कर्मवीर पुरुष का सिद्धांत होता है। तो देखिए, जो कर्म करने वाला होता है उसका सिद्धांत होता है या तो करो या मरो। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, करो या मरो। अब देखिए, ये भी कर्मवीर से लिया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन, चिलचिलाती धूप को, जो इसके बाद है खाली स्थान दिया गया है। उसके बाद है दवे बना। तो इसमें क्या, इस पंक्ति के रिक्त स्थान में कौन सा शब्द होगा। तो आपको ये कर्मवीर अगर आप पढ़े हैं तो चिलचिलाती धूप को चांदनी दबे बना। ऑप्शन, तो व्यूअर इसका सही आंसर होगा चांदनी, चिलचिलाती धूप को चांदनी दबे बना। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा चांदनी। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, हुंडरू का जलप्रपात किस तरह की विधा है। तो आप हुंडरू का जलप्रपात अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि एक प्रकार की यात्रा वृत्तांत है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, यात्रा वृत्तांत। उसके बाद देखिए व्यूअर 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, लेखक फणीश्वर नाथ रेणु के गांव का एक प्रसिद्ध कलाकार कौन था। तो आपको पता होगा कि लेखक फणीश्वर नाथ रेणु के प्रसिद्ध गांव का एक प्रसिद्ध कलाकार सिरचंद था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, सिरचंद। उसके बाद देखिए 11 नंबर हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए,
सिरचन जाति का क्या था? तो आपको पता होगा कि सिरचन जाति का एक प्रकार के कारीगर था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, कारीगर। उसके बाद देखिए 12 नंबर हो गया। 13 नंबर देखिए, मुट्ठी भर बूंदिया सूप में किसने फेंका था? तो मुट्ठी भर बूंदिया सिरचन को सूप में किसने फेंका था? तो मंझली भाभी ने। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, मंझली भाभी। उसके बाद देखिए व्यूअर 13 नंबर हो गया। 14 नंबर देखिए, पनियाई शब्द का अर्थ इस कहानी में क्या है? तो ये सिरचन कहानी में है। पनियाई शब्द का अर्थ होता है ललचाई। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ललचाई। उसके बाद व्यूअर 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, पद्मा कौन है? तो पद्मा कौन है? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, कलिंग की राजकुमारी। अगर आप अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि कलिंग की राजकुमारी पद्मा है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, अशोक के पास समाचार लेकर कौन आया था? तो व्यूअर आपको पता होगा कि समाचार कौन लेकर के आता है, आपको पता होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है कि गुप्तचर। उसके बाद चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, मनुष्य का चैन कौन छीन लेता है? तो ये ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, उससे लिया गया है। ईर्ष्या तू न गई एक मेरे मन से एक प्रकार की निबंध है, आपको पता होना चाहिए। तो व्यूअर देखिए यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन में मनुष्य का चैन कौन छीन लेता है? तो ईर्ष्या छीन लेता है। जलन, ईर्ष्या का मतलब होता है जलन, तो ईर्ष्या छीन लेता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन आप अपने हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये मैं अभी अभी बताया हूँ, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ऑप्शन ए होगा कि ऑप्शन बी होगा कि ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक। उसके बाद देखिए 19 नंबर क्वेश्चन और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ध्येय ध्येय शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ध्येय शब्द का अर्थ आपको पता होना चाहिए कि लक्ष्य होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, लक्ष्य। उसके बाद देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, आप इसे तो बहुत इंपॉर्टेंट समझिए, मोस्ट VVI है, MVVI। ये आप याद रखिए कि इतिहासकारों के अनुसार निम्न में से कौन कभी पैदा नहीं हुआ? ये देखिए, इतिहासकारों के अनुसार निम्न में कौन कभी पैदा नहीं हुआ? ये भी उसी शब्द से लिया गया, इसी चैप्टर से, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, उसी से लिया गया है। तो इतिहासकारों के अनुसार हरक्यूलिस पैदा नहीं हुआ। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, हरक्यूलिस। उसके बाद देखिए व्यूअर कि 21 नंबर क्वेश्चन है, ईर्ष्या से बचने का उपाय अनुशासन है, खाली स्थान में क्या होगा? तो ईर्ष्या से बचने का एक प्रकार की मानसिक अनुशासन है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, मानसिक अनुशासन। उसके बाद व्यूअर देखिए कि हामिद कितने साल का था? तो ईदगाह से लिया गया है। तो हामिद कितने साल का था ये आपको पता रहना चाहिए। तो हामिद जो था वो 5 से 6 साल का लड़का था। ऑप्शन बी डी सही आंसर है। उसके बाद देखिए व्यूअर 24 नंबर क्वेश्चन है हामिद के पिता की मौत हुई थी। तो हामिद के पिता की मौत एक हैजा से हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, हैजा से। उसके बाद देखिए दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन, और ये बहुत MVVI है, बहुत VVI क्वेश्चन है। आप इसे याद रखिए कि कहानी सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? तो कहानी सम्राट के नाम से आप देखिए ऑप्शन ए है, रामधारी सिंह दिनकर, कबीरदास, बिहारी, प्रेमचंद। तो आपको पता होगा कि ईदगाह कहानी कौन लिखा है? तो प्रेमचंद। तो प्रेमचंद को कहानी के सम्राट के नाम से जाना जाता है, ठीक। उसके बाद देखिए व्यूअर यहाँ पे कवि के अनुसार जंगल में महामंगल रचा देने का काम कौन करता है? आपको पता होगा ये कर्मवीर से लिया गया है। तो कर्मवीर, जंगल में महामंगल रचा देने का काम कर्मवीर करता है। उसके बाद देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत खाली स्थान कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। तो क्या होगा इसमें? तो बाल गोविंद भगत जो था वो मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा, मंझोले, ठीक है। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन देखिए व्यूअर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निष्बद्धता का तात्पर्य है। तो निष्बद्धता का तात्पर्य होता है सन्नाटा।
तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, सन्नाटा। उसके बाद देखिए दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे। आपको यह पता होना चाहिए, बाल गोविंद भगत के एक ही बेटे थे। वो बहुत निकम्मा थे, वो कोई काम नहीं कर सकता था और अंततः उसका मृत्यु हो गया। तो आपको पता होना चाहिए, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा कि एक बेटा थे। उसके बाद देखिए दोस्तों, निम्न में कौन सी विधा राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखी गई है। तो व्यूअर आपको पता होगा, ईदगाह जो है प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। बच्चे की दुआ ये मोहम्मद इकबाल द्वारा लिखा गया है। उसके बाद है खेमा, खेमा ये पाठ्य पुस्तक विकास समिति के द्वारा लिखा गया है। तो बच गया क्या, तो राम वृक्ष बेनीपुरी तो बाल गोविंद भगत। और राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है। ये भी आप याद रखिए कि राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन, ये व्याकरण से लिया गया है कि ल का उच्चारण स्थान क्या है। तो ल का उच्चारण स्थान होता है दांत। तो दांत, तो ऑप्शन देखिए, तो दंत किस में है, ऑप्शन सी में है दंत। उसके बाद देखिए दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन है, लोहे का चवा चबाने का अर्थ है। तो लोहे का चना चबाने का अर्थ क्या है। देखिए तो भाग जाना, ये गलत बात है। झूठ बोलना, ये भी गलत बात है। आराम करना नहीं, तो क्या होगा, कठिन काम करना, कठिन कार्य करना, ये लोहे का चना चबाने का अर्थ होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन है, 33 नंबर क्वेश्चन है, देखकर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं। तो देखिए यहाँ पे ये डैश दिया हुआ है, मिले फूले फले किस पाठ से लिया गया है। तो आपको पता होगा कि देखकर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं, ये कर्मवीर का है। तो आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, कर्मवीर। उसके बाद देखिए दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन है, अगर हमें सफल होना है तो, अगर हमें सफल होना है तो ऑप्शन देखिए कि दूसरों के सहारा रहना है, ये गलत बात है। हाथ पर हाथ रख कर बैठना है, ये भी नहीं होगा। किस्मत पर छोड़ना है, अगर किस्मत पर छोड़िएगा तो क्या सफल होइएगा। तो ऑप्शन डी देखिए, स्वयं से होना है। तो स्वयं से होना नहीं, स्वयं से करना पड़ेगा, ये ऑप्शन डी होगा, स्वयं से करना पड़ेगा। इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, स्वयं से करना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद देखिए व्यूअर 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा वर्ण ऊष्म वर्ण है। तो व्यूअर देखिए इसमें टाइपिंग करने में थोड़ा दिक्कत हो गया था, इसीलिए इसमें दो ऊष्म वर्ण है। कौन है, एक स और ह, ये दोनों ऊष्म वर्ण है। इसीलिए आप इसे याद रखिए कि तालव्य स, मूर्धन्त स, दंत स, ह, ये सब ऊष्म वर्ण होता है। देखिए यहाँ पे तालव्य स, मूर्धन्त स, दंत स, ह, ये ऊष्म वर्ण होता है। तो आपको याद रखना है कि ऊष्म वर्ण तालव्य स, मूर्धन्त स, दंत स, ह। तो इसमें दो आ गया है, इसीलिए इसका आंसर मैं नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मैं बता दिया कि तालव्य स, मूर्धन्त स और दंत स, ह, ये ऊष्म वर्ण होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों प, तो प का उच्चारण स्थान क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई है, आप इसे याद रखिए कि प का उच्चारण स्थान क्या है। तो व्यूअर प का उच्चारण स्थान आपको पता होगा कि ओष्ठ होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ओष्ठ। उसके बाद देखिए व्यूअर 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, अनुस्वार, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि अनुस्वार, अनुस्वार, अनुस्वार मतलब क्या, नासिका, नासिका से ये होता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, नासिका। उसके बाद देखिए दोस्तों व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो व्यूअर ऑप्शन सी इसका सही आंसर है कि व्याकरण 5 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, सॉरी सी इसका सही आंसर है। उसके बाद देखिए व्यूअर 39 नंबर क्वेश्चन है, हुंडरू के झरने की ऊंचाई कितनी फीट है। आपको ये वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, और ये पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। हुंडरू के झरने की ऊंचाई 243 फीट है, ये आप याद रखिएगा, 243 फीट। उसके बाद देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है कि पुरुलिया रोड से झरने की दूरी कितनी है। तो पुरुलिया रोड से झरने की दूरी इसमें 13 मील है, 13 मील, ठीक है। और रांची से पुरुलिया पुल की जो झरने की दूरी है, पुरुलिया रोड की दूरी वो 14 मील है।
तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल रांची से हुंडरू की दूरी कितनी है, 27 मील है, आपको पता होगा। तो देखिए यहाँ पे ये रांची से पुरुलिया की दूरी 14 मील और पुरुलिया से हुंडरू की दूरी 13 मील। तो 13 और 14 27 मील टोटल होता है, तो आपको याद रखना है, ठीक। उसके बाद देखिए व्यूअर 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वर्ण रेखा नदी कहाँ गिरती है? तो स्वर्ण रेखा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, बंगाल की खाड़ी। उसके बाद देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है, बाल गोविंद गाते समय किसका प्रयोग करते थे? तो आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, बाल गोविंद गाते समय किसका प्रयोग करते थे। तो व्यूअर हम बता देते हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, खंजरी का प्रयोग करते थे। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और देखिए व्यूअर आपको ये 43 नंबर क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि 43 का ए होगा, बी होगा, सी होगा। दीर्घ ई का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपको ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि दीर्घ ई का उच्चारण स्थान क्या होगा। उसके बाद देखिए 44 नंबर क्वेश्चन, जिस वर्ण का उच्चारण ओष्ठ से होता है वह वर्ण कहलाएगा। तो जिस वर्ण का उच्चारण ओष्ठ से होता है वह क्या कहलाएगा? तो देखिए ओष्ठ से मिलता है ओष्ठय, तो ओष्ठय वर्ण होगा। ऑप्शन आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक व्यूअर। उसके बाद देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है, राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित रेखा चित्र है। तो राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित रेखा चित्र आपको पता होगा कि बाल गोविंद भगत है। तो आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, बाल गोविंद भगत। उसके बाद देखिए व्यूअर, निम्न में किसका उपनाम काम है? तो कामता प्रसाद सिंह का उपनाम काम है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, तो 46 का सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 47 नंबर क्वेश्चन है कि चूड़ी हारिन का अर्थ है। तो चूड़ी हारिन का मतलब क्या है? तो देखिए चूड़ी बेचने वाली। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, चूड़ी बेचने वाली। तो 47 का ऑप्शन बी सही आंसर है, चूड़ी बेचने वाली, चूड़ी हारिन। उसके बाद देखिए दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, 48 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कनक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो कनक का पर्यायवाची शब्द कुंदन होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, कुंदन। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, नैनू का अर्थ होता है। तो नैनू का अर्थ देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए करवा, बी मक्खन, सी ललचाई, डी फर्न। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, नैनू का अर्थ होता है मक्खन। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन है कि बंशीधर श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई एकांकी क्या है? तो व्यूअर इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए कि बंशीधर श्रीवास्तव द्वारा लिखी एकांकी क्या होगी। तो व्यूअर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि 50 का आंसर क्या होगा। और उसके बाद चलिए, ये तो सब ऑब्जेक्टिव हो गया 50 मेरा। उसके बाद चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन खंड ब में इस प्रकार से देंगे। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम इम्पोर्टेंट बता देते हैं आपको। ये तो आपको पता होना चाहिए कि देखिए यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि देखिए दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, आप ये पैसेज पढ़ लीजिएगा थोड़ा कि नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे। तो आपको पता होना चाहिए कि नमाज खत्म होने के बाद लोग आपस में गले मिल रहे थे, ये ईदगाह से लिया गया है। उसके बाद है यहाँ पे देखिए, दुकान में किस किस तरह के खिलौने थे। तो तरह तरह के खिलौने थे, ये आप याद रखिए। उसके वे खिलौने किस चीज़ के बने थे? ये मिट्टी के बने थे। उसके बाद इस गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? ये जो है वो ईदगाह से लिया गया है, जिसका लेखक प्रेमचंद है। ये एक प्रकार की बाल मनोविज्ञान पर आधारित ये कहानी है। तो उचित शीर्षक इस प्रकार से आप दे सकते हैं। उसके बाद देखिए घ में है, महमूद, मोहसिन और नूरे ने कौन से खिलौने खरीदे? इसका आप जवाब कमेंट बॉक्स में ये पैसेज को पढ़ करके हमें दीजिए कमेंट बॉक्स में जवाब कि महमूद ये खरीदे थे, मोहसिन ये खरीदे थे और नूरे ये खरीदे थे। उसके बाद देखिए व्यूअर 2 नंबर पैसेज, इस प्रकार से 2 पैसेज आपको पूछे जाएंगे 10-10, 20 नंबर के, ठीक है। उसके बाद आपको पूछा जाएगा, देखिए यहाँ पे हम इसके बाद 10 नंबर का पूछा जाएगा 250 से 300 शब्द में आपको लिखना है
कि किसी एक विषय पर लेख लिखना है तो 250 से 300 शब्द में 10 नंबर का पूछा जाएगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन इसी प्रकार से रहेगा कि किसी एक पर निबंध लिखे। तो देखिए यहाँ पे बाल मजदूर समस्या, संघर्ष ही जीवन है, भ्रष्टाचार और नया नया अभी निकला हुआ है पुलवामा अटैक। तो पुलवामा अटैक पे पूछ सकता है। तो व्यूअर अब देखिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है, अपने पिताजी के पास पत्र लिखे जिसमें उन्हें अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में जानकारी दें। तो ये 5 नंबर में आपको पत्र लिखना है, 5 नंबर मिल जाएगा, सही से लिखिएगा। तो अब चलते हैं बुक से जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस पे, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बुक से जो पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे पहला 5वां का क देखिए कि ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। तो आपको पता होगा कि ईद के दिन अमीना इसलिए उदास थी क्योंकि उसके पास खाने के लिए और उसके पास खाने के लिए न अनाज था न उसके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा था। अमीना के पास केवल 2 आना पैसा था। कितना? 2 आना। 2 आना कितना होता है? 12.5 पैसा। आपको पता है व्यूअर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि कर्मवीर की पहचान क्या है। तो आपको पता होगा कि कर्मवीर की पहचान क्या है कि कर्मवीर चिलचिलाती धूप को चांदनी दबे बना देते हैं। उसका जो सिद्धांत होता है वो करो या मनो का होता है, ये आप पता है। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय के हरियोध के द्वारा लिखा गया है, तो आपको ये पता होगा। उसके बाद देखिए गौ नंबर क्वेश्चन, आप देखिए गौ नंबर कि पुत्र वधू द्वारा पुत्र को मुखाग्नि दिलवाना भगत के व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता है। तो आपको पता होगा कि उसके परिवार में उनके आग देने के लिए केवल उसके पुत्र वधू बचा हुआ था। बाकी बाल गोविंद भगत एक प्रकार अपने समाज में क्या होता है कि अपने बेटे को पिता आग नहीं देते हैं, तो उसके पास पर्याप्त मात्रा में पुत्र वधू थी तो उन्होंने उसी से आग दिला दी। उसके बाद घ नंबर क्वेश्चन देखिए, हुंडरू का झरना कैसे बना है। तो आपको पता होगा कि हुंडरू का झरना, हुंडरू का जलप्रपात यात्रा वृत्तांत वाला। तो आप इसे ज़रूर लिखिए और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि सर हुंडरू का झरना इस प्रकार से बना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे घ हो गया। अंगह नंबर क्वेश्चन देखिए कि गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे। तो आपको पता होगा कि गांव के किसान सिरचन को कामचोर, निकम्मा, मुफ्तखोर इस सब समझते थे। तो इसका आंसर आप सही तरह से याद रखिए। बहुत ही ये जितना भी क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 5 नंबर में आपको पूछा जाएगा। देखिए 6 नंबर का 5 नंबरी क्वेश्चन होता है वो, ईर्ष्या की बेटी किसे और क्यों कहा गया। तो आपको पता होगा कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। तो निंदा को ईर्ष्या की बेटी कहा गया। किस लिए कहा गया कि ईर्ष्या जिसके भी अंदर जन्म ले लेता है, मतलब पैदा हो जाता है, तो सबसे पहले उसी आदमी को ईर्ष्या जला देता है। तो आप ये आपको याद रहना चाहिए, 5 नंबर का पूछता है। उसके बाद देखिए फिर अथवा में दिया हुआ है कि ईर्ष्या से बचने का उपाय क्या है। तो ईर्ष्या से बचने का उपाय है कि आप ईर्ष्या कीजिए, लेकिन ये नहीं कि दूसरे के बुराई हो। दूसरे का आप बुराई कीजिएगा तो अपना ही बुराई होगा। तो ईर्ष्या कीजिए उससे कि उसके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा है, धन है, तो हम किस सही रास्ता से हम उस धन को पाएँ, अपने मेहनत करके हम पाएँ, सही रास्ता से, गलत रास्ता से नहीं, सही रास्ता से पाएँ। तो व्यूअर आपको कैसा लगा वीडियो ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बताया हूँ। तो व्यूअर मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 2, और उसमें सभी चैप्टर से लिया गया है। इसमें थोड़ा ही चैप्टर था और उस पार्ट 2 वीडियो में मैं सभी चैप्टर से आपको बताऊंगा कि कैसे पूछा जाता है और कैसे आपको जवाब देना है और कितने नंबर का आपको बन जाएगा वो भी मैं बताऊंगा। तो व्यूअर जय हिंद, मिलते हैं पार्ट 2 वीडियो में। धन्यवाद।